साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली में लेफ्ट राजनीति का गढ़ माने जाने वाला जेएनयू में एक अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हर किसी के जहन में होता है दोस्तों। यहीं पर टुकड़े टुकड़े गैंग के वीडियो पूरी दुनिया ने देखे थे। सनातन संस्कृति के खिलाफ जहर उगलने वाले छात्र राजनीति के वीडियो को पूरी दुनिया ने यहीं पर देखा था। और बीती रात दोस्तों, जो बदलाव देखने को मिला वो इससे पहले कभी भी देखने को नहीं मिला। यकीन मानिए, जेएनयू में मोदी की प्रचंड लहर देखने को मिली है। इतना बड़ा बदलाव आपने जरूर इक्का दुक्का मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा होगा कि लेफ्ट ने एकदम सफाया कर दिया, 3 सीटों पर जीत हासिल कर ली, लेकिन असल में नतीजा क्या रहा ये किसी ने नहीं बताया। और यकीन मानिए, 25 साल में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है जो आज तक कभी नहीं हुआ। अब जो यहां पर लेफ्ट के पदाधिकारी है ना, वो कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों का समर्थन नहीं मिलेगा। बल्कि वही इजाजत देंगे, वही जो फैसला करेंगे, वही वहां पर स्टूडेंट्स यूनियन फैसला कर पाएंगे। और ये पहली बार हुआ है दोस्तों। और इतना ही नहीं, जो सेंट्रल पैनल है ना, उसमें भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 10 साल के बाद एंट्री हुई है। एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, और ये क्यों जरूरी है आप समझ लीजिए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू, जो अब तक माना जाता था कि यहां पर देशद्रोहियों का ये गढ़ बना हुआ है, वहां ये बदलाव हो रहा है। जहां पूरे देश से बल्कि पूरी दुनिया के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जहां हर किसी की नजर होती है। मैं आंकड़े दिखाऊंगा दोस्तों, और तब आपको समझ में आएगा कि इतना बड़ा बदलाव हो गया और आपको पता भी नहीं चला। मैं आज जेएनयू की इस राजनीति को, मोदी जी के प्रचंड लहर को डिकोड करने जा रहा हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं और मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि इस समय जब भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर तमाम चैनल जुटे हुए हैं, वहां इस विषय को भी जरूर कहीं विमर्श के केंद्र में लाना चाहिए। आप जरूर इस पर अपने कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आप सभी को जय सिया राम। और दोस्तों, ये जानकारी भी दे दूं कि HB मेलोडी पर मैंने जो मंत्र अपलोड किया है उसमें लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं। उसे अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, मैं जश्न की तस्वीर दिखाता हूं। अभी मैं आपको आंकड़े दिखाऊंगा और तब आप हैरान होंगे। जानते हैं, जहां भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लग रहे थे, वहां तो सब कुछ भगवा हो गया। जरा एक एम्बियंस दिखाता हूं, मजा लीजिए पहले इसका। ये ABVP का विजेता उम्मीदवार है ये। और अब आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, उसमें आवाज सुनिएगा। भगवा ही लहराया था, भगवा ही लहराएगा। एक छोटी सी झलक मैं इसकी भी दिखा रहा हूं, जरा सुनिए ध्यान से। ये जेएनयू की तस्वीर है। ये जेएनयू की बदली हुई तस्वीर है दोस्तों। मगर जैसे ही आप कुछ अखबारों को सर्च करेंगे तो आपको हेडलाइन क्या मिलेगी, मैं जरा पहले वो दिखाता हूं, फिर मैं एक्चुअल आपको परिस्थिति दिखाऊंगा। क्या लिखा है ये द हिंदू का, लेफ्ट यूनिटी विंस 3 पोस्ट, ABVP एंटर JNU SU आफ्टर 10 years with 1। इससे बात समझ में नहीं आई होगी। इससे तो यही लग रहा है ना कि लेफ्ट ने तो सफाया कर दिया, ABVP को तो एक ही सीट मिला। एक और आपको दिखाता हूं, देखिए ये हिंदुस्तान टाइम्स, लेफ्ट स्वीप्स सेंट्रल पैनल पोल्स, ABVP मार्क्स मेजर कमबैक। किसी ने नहीं लिखा एक बात
जो लिखनी चाहिए थी। इससे समझ में आया कुछ? आपको कुछ नहीं आएगा। फिर आपको लगेगा कि मैंने कौन सी बात कह दी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब आप एक हेडलाइन पढ़िए हिंदी का और देखिए, जेएनयू की लाल दीवार पर संकट, एबीवीपी के हाथ रहेगी सत्ता की चाबी। सेंट्रल पैनल में भले ही ये तीनों उम्मीदवार इनके जीत गए, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सत्ता की चाबी कहीं और है। भाई याद कीजिए, जब वीपी सिंह हो, आईके गुजराल हो, जब प्रधानमंत्री होते थे चंद्रशेखर, तो कुछ करते थोड़ी थे वो। जो बाकी समर्थन देने वाली पार्टियां बोलती थी वही करना मजबूरी थी। यहां सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पास चली गई है। पूरी दीवार, जो लाल दीवार है ना, उस पर संकट छा गया है। इतनी बड़ी खबर है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से। यह कैसे हो गया? आखिर यह कौन सा रहस्य है? यह मैं सुलझाना चाहता हूं। पहले आपको नतीजे बता दूं। यहां पर जो सेंट्रल पैनल है उसमें 4 पोस्ट होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी। इसमें जो प्रेसिडेंट का पद है आयशा के पास गया नीतीश कुमार है, वाइस प्रेसिडेंट का डीएसएफ के पास मनीषा, और जो ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट है वो मुंतेहा फातिमा, और ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद एबीवीपी के पास गया है। अब इसमें क्या महत्वपूर्ण है आप जरा सुनिए। जब ये वोटों की गिनती चल रही थी ना, तो शुरू से आखिरी पल तक चारों ही पोस्ट पर एबीवीपी के उम्मीदवार आगे बढ़त बनाए हुए थे। लेकिन आखिरी पल में नतीजा 3 जो गया वो लेफ्ट के फेवर में चला गया, बहुत ही कम मार्जिन से, और 1 सीट एबीवीपी ने जीता। अब आप सोचिए कितनी महत्वपूर्ण घटना है। जो ये ज्वाइंट सेक्रेटरी जीते हैं ना एबीवीपी के, इससे पहले 2015-16 में जीत मिली थी, यानी 10 साल के बाद एंट्री हुई है। और एबीवीपी एक बार सिर्फ प्रेसिडेंट का पद जीत पाई है, और वो भी 2000-2001 में, जब संदीप महापात्रा ने ये चुनाव जीता था। अब जरा मैं आंकड़े बताता हूं जिसकी मैं बात कर रहा हूं। जैसे प्रेसिडेंट के पद पर आयशा के उम्मीदवार जो विजेता है नीतीश कुमार, उनको 1702 वोट मिला, और एबीवीपी के उम्मीदवार को 1430, मार्जिन 270 वोटों का सिर्फ। और आगे बढ़िए, वाइस प्रेसिडेंट, ये तो गजब है। इसमें डीएसएफ यानी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन की मनीषा को 1150 वोट, और एबीवीपी के नित्तू गौतम को 1116 वोट। मार्जिन जानते हैं कितना है? सिर्फ 34 वोट, सिर्फ 34 वोट। यह कल्पना से बाहर है दोस्त। इसके अलावा आप आइए, जनरल सेक्रेटरी डीएसएफ की मुंतेहा फातिमा 1520 वोट, और एबीवीपी, इसमें भी पीछे एबीवीपी है, कुणाल राय 1406 वोट, मार्जिन 114 वोट सिर्फ। और एक पोस्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी का, जिसमें दोस्तों अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वैभव मीणा चुनाव जीत गए हैं, और आयशा के नरेश कुमार को सिर्फ 1433 वोट, और एबीवीपी के वैभव को 1518 वोट। अब यह जीत कितनी बड़ी है, जरा मैं पिछले साल के आंकड़ों से तुलना करता हूं, और उसके बाद बताऊंगा कि 3 बड़े पोस्ट पर जीतने के बाद भी ये लेफ्ट विंग के जो विजेता उम्मीदवार हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप पिछले साल देखिए, पिछले साल के जो विजेता हैं वो सारे लेफ्ट लिबरल गैंग के, बल्कि जो वामपंथी पार्टियां, वो चारों सीटों पर जीत मिली थी। और आप अंतर देखिए, पिछली बार प्रेसिडेंट जीत पर जो जीत का मार्जिन था वो था 922, इस बार कितना है? सिर्फ 272। पिछली बार वाइस प्रेसिडेंट पद पर जीत का मार्जिन था 927, और इस बार है सिर्फ 34, सिर्फ 34। कहां 927, कहां 34। तीसरा पोस्ट, पिछली बार जनरल सेक्रेटरी के पद पर
वामपंथी पार्टी ने 926 वोट से जीत हासिल की थी और इस बार जीत का मार्जिन है सिर्फ 114। पिछली बार ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर वामपंथी पार्टियों ने 508 वोटों के अंतर से जीता था। इस बार तो हार गए। इस बार तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने यह सीट छीन ली है। यानी बदलाव तो हो रहा है, लेकिन यह बदलाव नतीजों में कैसे कन्वर्ट हुआ, यह कहानी किसी ने नहीं दिखाया। यह मैं आपको दिखाता हूं। जो पार्षद का चुनाव है ना दोस्तों, काउंसिलर का, यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पता नहीं चलता, लेकिन इसका कितना महत्व है जरा मैं वो आपको दिखाता हूं। इसमें 42 सीटें हैं काउंसिलर के चुनाव में, जेएनयू के, और आप जानते हैं 42 में से 23 सीटें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जीत लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने, और यह 25-26 सालों की सबसे बड़ी जीत है। 1999 के बाद से सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। यह इतना बड़ा बदलाव है। और इसमें जानते हैं, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में जीत हासिल की, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, इंटरनेशनल स्टडीज और संस्कृत और इंडिक स्टडीज में जबरदस्त बढ़त है, जबरदस्त बढ़त। इसमें विशेष रूप से मैं स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज 25 साल के बाद एबीवीपी को 2 सीटें मिली हैं। अब जो ये करिश्मा हुआ है, आप सोचिए क्यों, कितना बड़ा है, कितना महत्वपूर्ण है, वो मैं आपको समझाता हूं। आप काउंसलर की जो सीट है उसमें तो आधे से अधिक एबीवीपी के हो गए। अब यह बात याद रखिए दोस्तों कि बिना एबीवीपी की सहमति के जेएनयू छात्र संघ कोई फैसला कर ही नहीं पाएगा, कोई फैसला नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी प्रशासनिक निर्णय एबीवीपी की पदाधिकारियों की सहमति के बाद ही हो सकेगा। जब यहां से काउंसलर सहमति देंगे ना, तब ये जेएनयू छात्र संघ कुछ कर पाएंगे। और वहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कब्जा हो चुका है आधे से अधिक सीटों पर। यह जेएनयू के इतिहास के लिए दोस्तों सबसे बड़ी घटना है। अब अगर वहां पर कोई टुकड़े टुकड़े गैंग आकर खड़ा हो जाएगा ना, तो उनको जवाब देने के लिए ये लोग खड़े हैं। और ये जो जीत है, ऐसा नहीं कि इक्का दुक्का सीटों पर, मैं जरा आपको बताता हूं। 16 स्कूलों में, वहां तो स्कूल चलते हैं आप जानते हैं ना, 16 स्कूलों संयुक्त केंद्रों में शानदार प्रदर्शन किया। मैं जरा नाम लेता हूं, जो लोग भी जेएनयू से जरा सा भी कनेक्टेड हैं वो समझ जाएंगे। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, ये गढ़ है दोस्तों वामपंथी राजनीति का, यहां 5 में से 2 सीटें। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज 5 में से 2 सीटें। स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 2 में से 1 सीट। स्पेशल सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन 1 सीट है एबीवीपी। स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंस 2 में से 1 सीट। स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड साइंस सिस्टम 3 में से 2 सीट। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग 4 सीटें, चारों चली गई एबीवीपी के खाते में। स्पेशल सेंटर फॉर नैनो साइंस 1 सीट है एबीवीपी के पास। स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज 3 सीटें हैं, तीनों एबीवीपी के पास। एक है अमलगमेटेड सेंटर 2 सीटें, दोनों चली गई। स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस 2 में से 1 सीटें। अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 1 सीट है, वो भी एबीवीपी के पास। स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस 3 में से 2 सीटें, यानी कुल मिलाकर 42 में से 23 सीटें। और इसमें एक फिर से मैं स्कूल की बात करना चाहूंगा दोस्तों, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, ये जेएनयू में वामपंथ का गढ़ माना जाता है, कभी कोई हिला नहीं पाया। 25 साल बाद एबीवीपी ने यहां 2 सीटें जीत ली हैं। और यह मानकर चलिए कि यह बहुत बड़ी जो राजनीतिक बदलाव है ना, उसका यह द्योतक है दोस्तों। और इसी तरीके से स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, यह वामपंथी राजनीति का प्रमुख केंद्र है। यहां पर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 2 सीटें जीत ली। अब देखिए कितनी बड़ी जानकारी है। आप ऊपर से देखिए तो लगेगा कि
4 जो सेंट्रल कमिटी है उसमें 3 सीटें तो लेफ्ट को चली गई, एक ही मिला है एबीवीपी को। भैया ये जो एक मिला वो भी 10 साल बाद मिला, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जहां से सहमति आने के बाद ही आप फैसला करेंगे, उस काउंसलर के पद पर तो एबीवीपी का कब्जा हो गया है। और यकीन मानिए दोस्तों, बहुत शुभ संकेत है भाई। इस समय जब धर्म पूछ करके लोगों को मारा जा रहा हो, इस तरह की घटना हम देख चुके हैं, जहां भारत पाकिस्तान के बीच की राजनीति बिल्कुल खराब स्तर पर पहुंच चुकी है, एकदम सबसे खराब स्तर पर, और उसके बाद भी भारत के भीतर विपक्ष के नेता बैठ करके पाकिस्तान के समर्थन में बोल रहे हैं। उन परिस्थितियों में अगर जेएनयू जैसे संस्थान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इतनी बड़ी जीत होती है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशारा है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया नहीं दोस्तों, और इसीलिए मुझे लगा कि इसको एक अच्छी स्टोरी बनाकर पूरे तथ्यों के साथ आपके सामने रख सकूं। आपको कैसी लगी ये स्टोरी, आपके क्या विचार हैं, ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, HB मेलोडी पर जो मंत्र अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। इस बार एक श्याम भजन मैं अपनी आवाज़ में तैयार कर रहा हूँ, तो आपके लिए ज़रूर अपलोड करूँगा। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।